देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है और उसमें हम लोग क्या क्या अंडरस्टैंड कर चुके थे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional is directly proportional to the applied force is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force and takes place in the direction of applied force. So this is the statement of the second law of motion. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में उतना ही चेंज होगा जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, या आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मोमेंटम में ज्यादा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जब वो कोलिजन करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये एक सेकंड में मोमेंटम में जितना चेंज हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, तो क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेट वर्ड को हटा देते हैं और इस जगह पे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम और डिवाइड बाय क्या लिख देंगे? टाइम। तो डिवाइड बाय टाइम आ गया, पर यूनिट टाइम आ गया, इसको क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है? तो आंसर है चेंज इन मोमेंटम को लिखा जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब हम लोग इन सबके सिंबल्स को लिख देंगे। फोर्स को लिखा जाएगा कैपिटल एफ से, फोर्स को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एफ से प्रोपोर्शनेट फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो आंसर है मास इंटू वेलोसिटी से, और मास इंटू वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आएगी? तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जा रही है तो कौन सी वेलोसिटी आएगी? फाइनल वेलोसिटी। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ ये एक एग्जांपल के बेस पर दी जा रही है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और हमने उस पर क्या अप्लाई किया? हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया ताकि उसकी वेलोसिटी u से क्या हो जाए? v हो जाए, फाइनल वेलोसिटी v हो जाए। तो ये सारी कैलकुलेशन इस एग्जांपल के लिए की जा रही है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग मास m और ये नीचे इसके व्हील लगे हुए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। हमने इस पर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मोमेंटम या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आंसर है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये देखिए स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि फोर्स किस तरफ लगाया जा रहा है। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर फोर्स को वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो अभी फोर्स किस तरफ लग रहा है? तो आंसर है इसकी मोशन की डायरेक्शन में। तो ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा था, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया कुछ t सेकेंड्स के लिए
t is the time for which we are applying the force। तो t सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के इंक्रीज होकर के कितनी हो जाती है, v हो जाती है। सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स फॉर द t टाइम एंड इट्स वेलोसिटी इज बिकमिंग फ्रॉम u टू v। इसकी वेलोसिटी u से v हो रही है। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम की जगह पर क्या लिखा जाएगा? फाइनल मोमेंटम के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग mv। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम है। और कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं? तो आंसर है t टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने t लिख दिया यहाँ एज पर दिस एग्जांपल। अब इसमें क्या करेंगे? यहां से m को कॉमन लेंगे। ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, इन दोनों में से m कॉमन ले रहे हैं। m कॉमन लेने पर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगी दैट, यहाँ पे रह जाएगा v और यहां से m कॉमन लेंगे, सो इट विल बी u डिवाइड बाय t। और हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है दैट v माइनस u अपॉन t, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो v माइनस u अपॉन t की जगह पर एक्सेलरेशन वैल्यू पुट कर देंगे। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब इसमें प्रोपोर्शनेट का सिंबल आ रहा है। प्रोपोर्शनेट का सिंबल ये बता रहा है कि फोर्स दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन पे, कि पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। इन दो बातों पे फोर्स डिपेंड करते हैं। अब तीसरी कोई क्वांटिटी इस फॉर्मूला में नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में भी ऐसा होगा, और अदर्स फॉर्मूला जो भी हम लोग बनाते हैं फिजिक्स के अंदर, उसमें प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट ये बताता है कि फोर्स शायद और किसी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता होगा, लेकिन इस केस में किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे फोर्स लगा के देखेंगे, तब भी सेम फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी को u से v करने के लिए। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन लेते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u से v करने के लिए फिर से सेम फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटीज है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो 1 पुट करने के लिए क्या तरीका है? तो आंसर ये है कि हमें फोर्स की डेफिनेशन ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि जिससे k की वैल्यू 1 आ जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि सिंपली आपको क्या लिखना होगा इस स्टेटमेंट के बाद में, इसके बाद में आपको लिखना होगा इन SI यूनिट, इन SI यूनिट k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने पर दिस विल बी द फॉर्मूला विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक तो फोर्स का ये फॉर्मूला आएगा, दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। मास एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो फोर्स के आपको दो फॉर्मूला याद रखने, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ द टू कैलकुलेट द फोर्स। ये फोर्स को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज है। एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको बताया था रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने कोई 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया था और उस पर कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे थे हम लोग, तो उसके दोनों की वैल्यूज को पुट करके हम ये बता सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एनीवेज पहले k की वैल्यू 1 कैसे डिसाइड की गई इसके बारे में सुनिए। k की वैल्यू को 1 डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूटन की डेफिनेशन को लिखेंगे कि 1 न्यूटन किसको बोला जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स किसको बोलेंगे। तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, और मैंने इस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब ये कितना फोर्स अप्लाई किया उसकी डेफिनेशन को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाने पर इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो कितना क्रिएट होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने किलोग्राम का है, तो आंसर है 1 किलोग्राम का। सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और हम इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जब मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके कितना एक्सीलरेशन क्रिएट कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्रिएट कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि मैंने इस पर जो फोर्स लगाया था उस फोर्स को क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। अरे देखिए डेफिनेशन को बता रहा था मैं कैसे सेट किया गया। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, हमें नहीं पता कितना फोर्स था, लेकिन इस फोर्स को अप्लाई करने पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। तो हमने बोला कि हम आज से इस फोर्स का क्या नाम रखेंगे, हम बोलेंगे दिस फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन। ये फोर्स हुआ 1 न्यूटन का। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करता हूँ, इन दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एम ए, तो के की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स इज 1 न्यूटन, के की वैल्यू हमें पता नहीं है, मास 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन कितना है 1। सो दिस इज फोर्स, दिस इज मास, दिस इज एक्सेलरेशन। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दी। सो हेयर के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था एसआई यूनिट में जब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि मास 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स 1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन थी। तो ये उसकी डेफिनेशन थी। तो अब देखिए 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलूं, F इज इक्वल टू एम ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की जगह पे लिखेंगे 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। So when an object of 1 kilogram is moving, the velocity, अच्छा इसको हम लोग 1 न्यूटन की डेफिनेशन को बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। If an acceleration of 1 meter per second square is produced in the object of mass 1 kilogram, अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका मास 1 किलोग्राम था, देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया जा रहा है 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे, तो हम लोग उस समय उस पर जितना भी फोर्स लगा रहे होंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा 1 न्यूटन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ओके, अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स के बारे में सुनिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कब फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा और कब फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। अगर टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी आएंगे, तो वो एग्जांपल होगा क्रिकेट बॉल का। When a fielder is catching the ball, then it will lowering his head, वो अपने हैंड को पीछे की तरफ लेकर के जाता है। तो इसमें लिखेंगे while catching a cricket ball which is coming at high speed, which is coming at high speed, the fielder lowers his hands, the fielder lowers his hands to catch the ball। तो जो फील्डर होगा वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाएगा जब बॉल को कैच कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉल आ रही है और उसने ऐसा अचानक से पकड़ लिया। अगर अचानक से पकड़ेगा तो उसको चोट लगेगी, इंजरी होगी। उसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब
एक फील्डर के पास बॉल आ रही होती है हाई स्पीड पे, तब वो बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को ऐसा पीछे की तरफ लेकर के जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, ये टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। टाइम इंक्रीज करने से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल सुनो क्या होगा। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स बता देता हूँ कि जब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैच करेगा और जब वो टाइम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, दोनों ही केसेस में कितना कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो हियर when it is catching with when it is catching the ball in short time, short period of time, तो इसको एक बार शॉर्ट टाइम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसने बॉल को कैच किया 0.1 सेकंड में, एक सेकंड के 10th पार्ट में 0.1 सेकंड में उसने बॉल को कैच कर लिया। तो उस केस में देखिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो बॉल है, ये बॉल जो है फॉर एग्जांपल 200 ग्राम की है। अगर ये बॉल 200 ग्राम की है तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे, 0.2 किलोग्राम से लिखा जाएगा, 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम की बॉल है। अब क्या होगा, ये 0.1 सेकंड में इसको कैच कर रहा है और कितनी स्पीड से आ रही है, तो आंसर है ये आ रही थी 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। और जब ये इस बॉल को कैच करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। और जब ये इस बॉल को कैच करेगा, जैसे कि सामने की तरफ यहाँ पर इसने अपने हाथों को रखा हुआ है इस तरह से, और ये बॉल आकर के यहाँ पर ये इसको कैच कर लेता है, और जब ये इस बॉल को कैच कर लेता है उस समय पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। जब वो बॉल को कैच कर लेगा तो ये बॉल किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और ये कितने टाइम में किया इसने, 0.1 सेकंड में किया। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग फोर्स के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अगर हम इन सारी वैल्यूज को फोर्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला देखिए क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सो मास इज 0.2 किलोग्राम, ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करते ही किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मास, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बॉल की क्योंकि ये स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी। मास इज 0.2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय कितने टाइम में ऐसा कर रहा है ये, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में उसने बॉल को कैच कर लिया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं हम, ये 0 को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, माइनस 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20। तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये -20 आ गया। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है 0.1, सो दिस विल बी 0.1। तो ये पॉइंट को हटाएंगे हम लोग और यहाँ पर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द फोर्स अप्लाइड इन दिस केस विल बी -200 न्यूटन। तो उसको बॉल को रोकने के लिए उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्या बता रहे, माइनस ये बता रहा है कि इसको अपने हाथों से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा 200 न्यूटन का। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये यू को हमने +100 लिखा है, +100 लिखा है तो मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इसको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो -200 न्यूटन आएगा। तो बेसिकली ये अपने हाथों से -200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा और ऐसा करने पर वो बॉल को रोक लेगा। तो इस केस में इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग न्यूटन की थर्ड लॉ और स्टडी करेंगे, उसमें क्या देखने को मिलेगा, दैट एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको रोक रहा है, तो बॉल भी तो आकर के उसके साथ टकराई है, कोलाइड किया उसने, तो बॉल आकर के हाथों से कोलाइड करती है, टकराती है, टकराने पर वो भी फोर्स लगाएगी क्योंकि उसके मोमेंटम में भी तो चेंज हो रहा है, बॉल के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो बॉल भी क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये -200 न्यूटन का इधर फोर्स लगाता है, बॉल 200 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लगाती है। तो 200 न्यूटन का फोर्स जब लगता है तो हाथों पर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है। तो जब वो बॉल को अचानक से ऐसा कैच कर लेगा, सडनली कैच करेगा, उस केस में द टाइम टेकन टू कैच द बॉल इज 0.1 सेकंड, वेरी स्मॉल टाइम। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसने बॉल को कैच कर लिया। अगर उसने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉल को कैच किया तो उस समय पर उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, और उसको भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और बॉल जब आकर के टकराएगी तो वो भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। तो इसको -200 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, और बॉल ने इस पर भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसको चोट लगी, इंजरी हो गई। अब क्या करें,
ये जो टाइम है हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, हम इसको नहीं बदल सकते, ये तो जो है वही रहेगा। आप इसका मास चेंज नहीं कर सकते, ये इनिशियल वेलोसिटी 100 थी तो वो 100 की स्पीड से आ रहा है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, वो 100 की स्पीड से आएगा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को 100 ही लिखना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो रेस्ट में आएगा। तो ये mv माइनस mu ये तो कांस्टेंट है, इसको हम नहीं बदल सकते। चेंज ऑफ मोमेंटम के अंदर हम लोग किसी भी तरह की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या बदल सकते हैं, टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब वो बॉल को कैच करेगा, अब उसने बॉल को कैच करने में कितना टाइम लगाया, 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब वो उस बॉल को कैच कर रहा है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है, तो जैसे जैसे बॉल उसकी तरफ बढ़ रही है वो ऐसा बॉल के साथ साथ पीछे की तरफ हाथों को लेकर के जा रहा है, तो उस केस में उसने 2 सेकेंड लगा दिए उस बॉल को कैच करने में। अगर उस प्लेयर ने इस बॉल को कैच करने में 2 सेकेंड लगा दिए तो उस केस में कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। इस केस में कितना फोर्स आया, इस केस में फोर्स आया -200 न्यूटन। अब सेकेंड केस में देखिए, मास है 0.2, फाइनल वेलोसिटी 0, मास 0.2, इनिशियल वेलोसिटी 100 and time taken is 2 seconds. So this will be 0 minus 0.2 into 10 into 100 is 20. 0.2 into 100 is 20. Divide by 2. So divide by 2 होगा, ये इससे cancel होगा. So this will be 10. So the force applied in this case is -10 Newton. तो जब वो 2 सेकेंड लगाएगा इस बॉल को कैच करने में, उस समय पर उस 2 सेकेंड तक उसको कितना फोर्स लगाना है, तो आंसर है सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अगर ये ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बॉल जब इसके हाथों से आकर के टकरा रही है और ये अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है, तो सिर्फ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बॉल इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो आंसर है ओनली 10 न्यूटन, ओनली 10 न्यूटन। तो ये बात सबको क्लियर है क्या? रेज योर हैंड्स। तो इसका मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया, इसका एग्जांपल मैंने बताया रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो कार्स हैं या ट्रक्स हैं उनका मोमेंटम काफी ज्यादा होता है और मोमेंटम अचानक से 0 हो जाता है। कैसे? इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब कॉलिजन में टाइम कम लगेगा तो फोर्स कैसे लगेंगे, फोर्स लार्ज लगेंगे। अगर फोर्स लार्ज होंगे तो डैमेज ज्यादा होगा, फोर्स लार्ज होंगे तो डैमेज भी कैसा देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम लोग इसका भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं कराटे प्लेयर का। एक कराटे प्लेयर ब्रेक से पाइल ऑफ टाइल्स विद ए सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए पाइल, पाइल बोल सकते हैं या इसकी बजाय स्टैक बोल सकते हैं। स्टैक मतलब जिसके ऊपर टाइल्स एक के ऊपर एक रखी होंगी। कराटे प्लेयर ब्रेक से पाइल और स्टैक ऑफ टाइल्स इन सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। वो ऐसा कैसे कर पाता है कराटे प्लेयर? तो बेसिकली इस तरह की एक स्टैक बनी होती है जिस पर क्या रखी होती है, जिस पर ऐसा टाइल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब कराटे प्लेयर क्या करते हैं, कि बीच में सपोर्ट लगानी पड़ेगी ताकि टाइल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहे। ज्यादा गैप नहीं रखा जाता, टाइल्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैक बनी हुई है। दिस इज द स्टैक ऑफ द टाइल्स। ये टाइल्स की हमने स्टैक बना दी। अब इसके बाद क्या होगा, जो कराटे प्लेयर होगा वो अपने हाथ का यूज करेगा। देखिए जो हैंड है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कीजिए, इसके पास भी मास है। अगर इसके पास मास है और इसको मैं ऐसा पीछे ले जाकर के आगे की तरफ तेजी से लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, मैं इसको क्या दे रहा हूँ, वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी, इट इज गेनिंग द मोमेंटम। तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास मोमेंटम आ जाएगा।
तो कराटे प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ को ऐसा पीछे की तरफ लेकर के जाता है और सडनली आगे की तरफ लेकर के आता है, तो वो उसको क्या दे रहा है, तो अपने हाथ का जो मास है उसके अंदर वो वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि क्या क्रिएट कर रहा है, मोमेंटम। तो हाई मोमेंटम के कारण, और टाइम कैसा लगाएगा, ये जब इसको स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट टाइल को स्ट्राइक करेगा तो उसमें कैसा टाइम लगाएगा, बहुत कम टाइम लगाएगा। तो एक तो उसने मोमेंटम क्रिएट किया, और वो मोमेंटम जब इस टाइल के साथ टकराएगा हाथ, तो उस समय पर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो कुछ होगा, लेकिन जब वो इस टाइल के साथ कोलाइड करेगा तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बॉल के एग्जांपल में बताया था। और ये जो कोलिजन करेगा, ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करेगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करेगा तो लार्ज फोर्स अप्लाई होगा। तो कराटे प्लेयर क्या करता है, ये फर्स्ट टाइल को ऐसा स्ट्राइक करता है, फर्स्ट टाइल को स्ट्राइक करता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्ट्राइक करता है, तो ये टाइल टूट जाती है। और इस टाइल के टूटते ही ये टाइल मोशन में आ जाएगी, क्योंकि इस पर फोर्स लगा। अब ये टाइल जाकर के नेक्स्ट टाइल से कोलाइड करेगी, ये टाइल जाकर के नेक्स्ट टाइल से कोलाइड करेगी, फिर ये वाली नेक्स्ट से। तो इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट सारी टाइल्स क्या होती जाएंगी, टूटती जाएंगी। तो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो पहले उसने अपने हाथ के अंदर जो मोमेंटम क्रिएट किया, उससे जाकर के इस फर्स्ट टाइल को स्ट्राइक किया, जैसे स्ट्राइक किया पहले वाली टाइल टूट गई। अब इसके अंदर जो मोमेंटम आया, उस मोमेंटम से ये नेक्स्ट टाइल से कोलाइड करेगा, फिर नेक्स्ट टाइल पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि इसके मोमेंटम में चेंज होगा, और फिर नेक्स्ट टाइल टूट जाएगी। तो ऐसा करते करते पूरा स्टैक ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा टाइल्स का। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है एक टाइल से दूसरी टाइल में, क्योंकि सबसे पहले उसने फोर्स यहां पर अप्लाई किया था। ये टाइल के टूटने पर ये टाइल आगे जाकर के दूसरी टाइल से कोलाइड करेगी। अगर फर्स्ट टाइल सेकंड टाइल से जाकर के कोलाइड करेगी, और कोलिजन में क्या अप्लाई होता है, तो आंसर है कोलिजन में फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइल का मोमेंटम चेंज होगा तो वो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फर्स्ट टाइल जैसे ही टूट करके आगे की तरफ बढ़ती है, ये सेकंड टाइल के साथ टकराती है और फोर्स अप्लाई करती है। फिर सेकंड टाइल टूट करके थर्ड टाइल के साथ कोलाइड करती है, तो थर्ड टाइल पे फोर्स अप्लाई करती है, और इस फोर्स के कारण ये क्या होता जाता है, टूटते जाती है टाइल्स आगे से आगे। तो कराटे प्लेयर एक सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड, मतलब एक ही बार में सारी टाइल्स को तोड़ देते हैं। तो उसका रीजन ये है, मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मोमेंटम चेंज होता है तो लार्ज फोर्स अप्लाई होता है, और ये लार्ज फोर्स के कारण है कि पूरी जो ये स्टैक है या पूरी जो फाइल है टाइल्स की, ये एक ही ब्लो में टूट जाती है। इसी तरह से और एग्जांपल सुनो। एक हाई जंपिंग एथलीट जो होता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, कुशन या हीप ऑफ सैंड बना देते हैं, ताकि जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई ना हो। An athlete is provided cushion or heap of sand so that when he jumped on the cushion or sand will not get hurt, ताकि उसके चोट ना लगे जब वो हाई जंप करके आएगा। अच्छा, सबसे पहले एथलीट जब लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो पीछे से दौड़ करके आते हैं। तो पहले खुद को पीछे की तरफ रखते हैं, काफी दूर तक दौड़ते हैं, फिर जंप करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या गेन कर रहे होते हैं, तो आंसर है वो मोमेंटम गेन कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी के पास मास है, उनकी बॉडी में मास है, और मास अगर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो एथलीट की बॉडी में क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब एथलीट पीछे से दौड़ करके आते हैं तो वो मोमेंटम को गेन करते हैं। तो वो मोमेंटम को गेन करने के बाद फिर जंप करते हैं, और उसी मोमेंटम के कारण वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जा करके जब वो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड को, तो अगर ग्राउंड पर यहाँ पर फ्लोर होता, कंक्रीट का फ्लोर बना होता, तो उस केस में क्या होता, ये जो एथलीट है जो लॉन्ग जंप करके नीचे की तरफ आने वाला है, सरफेस के साथ स्ट्राइक करने वाला है, तो जब ये जा करके सरफेस पर स्ट्राइक करेगा
तो क्या होगा, इसके जो पैर हैं उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी, बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लार्ज फोर्स सप्लाई होगा। उसकी बॉडी में 70 किलोग्राम 60 किलोग्राम का मास है और वो काफी हाई वेलोसिटी से आ रहा था, तो मास इनटू वेलोसिटी इट इज हैविंग ए लार्ज मोमेंटम। तो उसकी बॉडी, तो उसके पास लार्ज मोमेंटम था, और जब वो जाकर के सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करते ही क्या होगा, उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो पहले उसके पास मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज हुआ, अगर कंक्रीट का फ्लोर होगा तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये मोमेंटम चेंज होगा। अगर कंक्रीट का फ्लोर होगा तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मोमेंटम में चेंज आएगा और लार्ज फोर्स सप्लाई होगा, और लार्ज फोर्स सप्लाई होगा तो क्या होगा, उसकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगी, उसको चोट लग जाएगी। तो इसीलिए जब वो जंप करता है, लॉन्ग जंप करके या हाई जंप करके आता है, तो उस समय पर हम लोग क्या लगा देते हैं, या तो यहाँ पर कुशन लगा देते हैं, कुशन गद्दे लगा देते हैं, फॉर्म लगा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो इसकी बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, हीप ऑफ